हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो लाइफ प्रोसेस सीरीज स्टार्ट किए थे उसका आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। ऐसे तो थर्ड होगा, न्यूट्रिशन हमारा 2 पार्ट में गया था। आज हम लोग वन शॉट में पूरा रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा सीरीज देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि पूरा वो क्लियर हो गया है, एक भी डाउट नहीं रहेगा उसके लिए। लेकिन आपको ध्यान से पूरा देखना होगा, ठीक ना। और ये जो रेस्पिरेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक ना। उस चीज पे भी हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। तो मेरा नाम है शिवम तिवारी और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना स्टूडेंट्स। देखो, तो ये हम जो फिगर लिए हैं इसको इसलिए लिए हैं क्योंकि मेनली इसमें हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो मेनली हमारा प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है और एनिमल में कैसे होता है, एनिमल में भी ह्यूमंस में कैसे होता है, उसको जनरली हम लोग देखने वाले थे। ये देख लो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा, ठीक ना। तो इसको हम लोग पहले पूरा देखेंगे कि रेस्पिरेशन कहते किसको है, कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं आगे हम लोग। तो ये सब फिगर है इसमें, जैसे प्लांट में कैसे होंगे, इसमें बॉयज में कैसे, हम लोग का सेल में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये सब देखेंगे। अब हम लोग जो चैप्टर है वो हम लोग का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पूरा एकदम डिटेल में आप लोगों को समझ आ जाएगा और नोट्स के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मिल जाएगा। ये पूरा प्रॉपर नोट्स इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन acquired by organism from the outside the body is used to break down the food material to provide energy। रेस्पिरेशन में आखिर होता क्या है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है ना जिसमें ब्रेक डाउन होता है फूड का। जो हम लोग खाना खाते हैं, तो न्यूट्रिशन पार्ट 1 में वही देखे थे कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसी से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है ना, उसमें फूड को लिए थे। फूड से तब तक एनर्जी नहीं मिलेगा जब तक हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। सांस क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल क्यों करते हैं? क्योंकि वो जाता है ऑक्सीजन और फूड को ब्रेक डाउन करता है। जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा एनर्जी हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो फूड के ब्रेक डाउन के लिए, एनर्जी के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है ऑक्सीजन गैस का और रेस्पिरेशन का, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। तो ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन एक्वायर बाय ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन को ऑर्गेनिज्म लेंगे फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी। हम लोग ऑक्सीजन लेते कहां से? हम लोग अपना ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर से हम लोग ऑक्सीजन को लेंगे और उससे वो जाकर हमारे फूड को, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा और हम लोगों को उससे एनर्जी मिलेगा। इसका बहुत अच्छा प्रोसेस है, सारे आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। ओके, इन इट इज इन विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। हम लोग कौन सा गैस को लेते हैं? हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस को, और एक्सहेल कौन का गैस को करेंगे, कौन सा गैस को रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है रेस्पिरेशन में, ठीक ना। एंड टेक प्लेस बिटवीन द बॉडी एंड द आउटसाइड द एनवायरमेंट। एटमॉस्फेयर से हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, हम ह्यूमन का बात करें, एनिमल का बात कर रहे हैं, और हम लोग उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड जो उस प्रोसेस में रिलीज होगा उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे, ठीक ना। वैसे ही प्लांट क्या करता है, प्लांट रेस्पिरेशन के लिए अपना वो भी ऑक्सीजन गैस को ही लेता है, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लांट जो है, बहुत सारे बच्चों से हमने जब पूछा कि प्लांट कौन सा गैस को लेगा रेस्पिरेशन के लिए, तो वो बोल देते हैं कि सर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए लेते हैं, रेस्पिरेशन के लिए वो ऑक्सीजन गैस का ही रिलीज करते हैं, ठीक ना। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या है, इट इज अ प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। रेस्पिरेशन में हमारा क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेशन बॉडली मीन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन का बॉडली अगर मीनिंग देखें तो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। अब एनिमल एंड प्लांट हैव अ डिफरेंट मींस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अलग अलग मींस है एनिमल और प्लांट में। अच्छा, रेस्पिरेशन हमारा 2 टाइप का होता है। एक हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और एक एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है, अब्सेंस ऑफ एयर होते हैं, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एनारोबिक प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं बच्चे, ठीक है। 2 टाइप का होता है, कौन कौन? एक होता है एनारोबिक और एक होता है एरोबिक। एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, और एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, ठीक है। एकदम क्लियर, एकदम इसको समझ लो कि जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस है उसको एरोबिक,
एरोबिक मींस एयर, एयर से आ रहा है ना, एरोबिक एयर का प्रेजेंस है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, और जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है उसको एनारोबिक। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 7th में भी इस चैप्टर इसमें देखे होंगे आप लोग, एरोबिक एनारोबिक क्लास 7th में भी पढ़ाया जाता है, ठीक ना। अगर वहां नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे अच्छे से समझो, इसका डिफरेंसेस पूछा जाता है। देखो यहाँ पे हो रहा है एरोबिक जिसमें एयर का प्रेजेंस, और एनारोबिक जहां पे एयर का प्रेजेंस नहीं है। दोनों का डिफरेंसेस क्या है? इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और जो एनारोबिक है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक ना। और दूसरा ये ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेल के अंदर क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं कि सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा देखो सेल होता है और वहां पे ऐसा स्ट्रक्चर, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के भी अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हम लोगों में कहां होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म के अंदर बोलोगे। सर साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? हम लोग देखा था क्लास 9 में कि सेल होता है ऐसा, सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस और बीच में जो सेमी फ्लूइड रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना वो सेल के अंदर, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसके अंदर वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक ना। ओके, थर्ड इंड प्रोडक्ट इज CO2 एंड H2O। हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या हम लोगों का रिलीज होता है? CO2 गैस रिलीज करते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो इंड प्रोडक्ट है CO2 गैस रिलीज होगा और वाटर, ठीक ना, H2O। और इसमें इंड प्रोडक्ट आर अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। इसको देखने वाले हैं आगे वाले स्लाइड में कि क्या होता है अल्कोहल लैक्टिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है। बस इतना जानो कि इसका जो इंड प्रोडक्ट होगा ना वो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। इसमें क्या है, हम लोग जब सांस लेते हैं ना तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा इस रेस्पिरेशन में, और इसमें क्या होगा, इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, इसमें कम एनर्जी रिलीज होता है। तो दोनों का एकदम सिंपल डिफरेंस है। पहले तो एकदम इसको माइंड में बना लो कि एरोबिक उसको बोलते हैं जिससे यहाँ पे एयर का प्रेजेंस हो, ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो, और एनारोबिक जहाँ पे एयर या ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना हो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। इसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है एरोबिक में, और इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे इसके बाद कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। आखिर ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें इस स्लाइड में हम लोग सारे चीजों को पढ़ लेंगे। तो क्या है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व गैसियस एक्सचेंज, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग किसको बोलते हैं? ब्रीथिंग एक बहुत सिंपल वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रीथिंग किसको बोलेंगे आखिर? तो ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर। सांस लेने और सांस छोड़ने को ही क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। सांस लिए और सांस छोड़े उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग बोलेंगे, ठीक ना। तो ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग द गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज CO2। कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लिए और CO2 को रिलीज किए, वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग बोलेंगे। इनहेल, इनहेल मतलब सांस लेना, और एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना, उसी को क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग। ये इन्वॉल्व होता है। एक होता है, फिर यहां तो हुआ, उसके बाद हम लोग का रेस्पिरेशन सेल में होता है। सेल में ही तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। जो हम लोग फूड को खाते हैं, ठीक है, वो हम लोगों के सेल, जैसे मान लो बॉडी का सेल है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर C6H12O6, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे जाके स्टोर रहता है। होगा क्या, यहाँ पे जाएगा ऑक्सीजन और इसको क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। अब ब्रेक डाउन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। जब ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा और एनर्जी रिलीज होगा सेल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। कि हमारे सेल के अंदर ब्रेकडाउन होगा, ठीक ना, हमारा सेल के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, तो उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखिए ये हमारा पाथवे है, ठीक ना, ये हमारा पाथवे है जिसमें पूरा होता है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस कहां पे है, एनारोबिक एरोबिक सब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इसको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। इसमें हम लोग समझेंगे कि इसमें होता आखिर क्या है, ठीक ना। इसी से पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद उसमें लेकर चलेंगे, उससे और समझ आ जाएगा। दोनों वही सेम ही है। पहले देखो होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है, हम लोग बोले ना कि जब हम लोग फूड को खाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज हमारा C6H12, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक ना। अब हमारा साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन लिए, सांस को लिए,
ठीक है। तो ये जो कार्बन है वो 3 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पेरुवेट। देख रहे हो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का देख रहे हो ना 6 मॉलिक्यूल्स है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, देखो कार्बन 6 है ना। अब जैसे ही ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा ना तो वो पेरुवेट में चल जाएगा। पेरुवेट मतलब 3 कार्बन में चेंज हो जाएगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, ठीक ना। फिर से समझो कि जो ग्लूकोज होता है वो 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन का होता है। यहाँ पे देखो फॉर्मूला में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। और जैसे ही ऑक्सीजन इसमें गया तो ये किस चीज में चेंज हो गया, पेरुवेट में चेंज हो गया। अब पेरुवेट में चेंज होगा तो यहाँ पे 3 प्रोसेस है। एक ऐसा जगह जहां पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, जैसे एनोरोबिक देखे ना, वहां पे जहां पे एयर का प्रेजेंस नहीं था, तो वो जगह जहां पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, तो जैसे ईस्ट, जैसे ब्रेड बनाया जाता है, बहुत सारी चीज बनाए जाते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे जो है ना क्या प्रोड्यूस करेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये 3 चीजों को वहां पे रिलीज होगा, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथेनॉल प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया और एनर्जी। अब एक ऐसा जगह होता है जहां पे ऑक्सीजन होता ही नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, कमी होगा, होगा लेकिन बहुत कम होगा, मात्रा में कम होगा। वहां पे क्या होता है, यहाँ पे अब्सेंस मतलब पूरे तरह से नहीं है, और इसमें इसमें है लेकिन कम है। तो ये होता है हमारे मसल सेल्स में, लैक्टिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और एनर्जी। जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, दौड़ोगे, जिम जाने वाले लोगों को देखते होगे, व्हाइट व्हाइट स्ट्रिप बॉडी में हो जाता है, ठीक ना, व्हाइट व्हाइट इधर टाइप के, इधर इधर दिखेगा, इधर दिखेगा। क्यों होता है ऐसा, पैर में दिखता है, क्योंकि वहां पे जब वो एक्सरसाइज करते हैं ना तो वहां पे ऑक्सीजन का उनको फुलफिल नहीं हो पाता है रिक्वायरमेंट, तो नहीं हो पाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और एनर्जी रिलीज होता है। जब आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करोगे, दौड़ोगे, तो मसल्स क्रैम्प होता है, इसी की वजह से मसल्स क्रैम्प होता है, वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक ना। ओके, थर्ड हमारा जो ऐसे नॉर्मली हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर और एनर्जी, ठीक ना। इसको और डिटेल में अभी नेक्स्ट में समझने वाले हैं, इसको देखो। चलो यहाँ देखो, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवे, वही चीज को हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे। इसमें क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पेरिवेट विच टेक प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। यहाँ देख लो, यहाँ भी हम लोग देखे थे ना कि जैसे ही देखो ग्लूकोज का 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज के, ठीक ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में जाते हैं, देखो C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब जैसे ही ये सेल के अंदर ये ग्लूकोज फूड स्टोर रहेंगे, जैसे ही ऑक्सीजन इधर से जाएगा ना, ऑक्सीजन जाएगा तो इसको क्या करेगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा। जैसे ही सेल साइटोप्लाज्म में जाएंगे, ये उनको ब्रेक डाउन करेगा और यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पेरुवेट, which take place in the cytoplasm. पेरुवेट में भी कन्वर्ट इनटू द इथेनॉल। देखो किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है ना। तो क्या बोल रहा है कि पेरुवेट में भी कन्वर्ट इनटू इथेनॉल। जैसे इथेनॉल में यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, बोले ना कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज गया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का अब्सेंस है तो यहाँ पे इथेनॉल प्रोड्यूस होगा। इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच टेक प्लेस इन ईस्ट, ईस्ट जो बैक्टीरिया होता है उसमें होता है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। बियर ये सब बनाया, अल्कोहल बनाया जाता है मेनली, तब ये सब का यूज होता है, ब्रेड बनाया जाता है तब। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम बोले ना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, जहां पे एयर का प्रेजेंस नहीं होता है, ठीक ना। एंड पेरुवेट, देखो पेरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, वाटर, और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक ना, जहां पे एयर का प्रेजेंस होता है। ओके, लास्ट हमारा थर्ड में आता है ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, डिफिशियंसी है। तो यहाँ पे पेरुवेट इज अ कन्वर्ट इनटू अ लैक्टिक एसिड। पेरुवेट जो है ना यहाँ लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन द लैक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जब बहुत हाई एक्सरसाइज करोगे, मसल्स, जिम जाओगे, मतलब जिम में देखते हो ना कितना जल्दी जल्दी लोग एक्सरसाइज करते हैं अभी, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का नीड जल्दी से पूरा नहीं होता, देखते हो ना जल्दी जल्दी हम लोग सांस लेना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, एनर्जी विच आर द 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बुल्ट अप लैक्टिक एसिड एंड मसल्स ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे ये सब खेल रहे हैं, और यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, व्हाइट व्हाइट स्ट्रिप हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें ना, पेन होता है, गर्म पानी से ना होगा ठीक हो जाएगा वो। ओके,
अब देखो जब हमारा ये सब चीज एनर्जी रिलीज होता है ना, ठीक है, जैसे मान लो कि बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो, ठीक है, वैसे ही जब हम लोग सांस को लेंगे तो एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। सांस लिए, ऑक्सीजन को इनहेल किए, हमारा यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होता है। सेल के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या होगा, दिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के समय जब सांस लिया जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो जो एनर्जी है ना, वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जब हम सांस लिया और रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो वो एटीपी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। एटीपी को बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ना, तो ये एटीपी के फॉर्म में आपका स्टोर हो जाएगा। दिस इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल द अदर एक्टिविटी इन द सेल, और जहां जहां इसको जरूरत होगा फिर ये रिक्वायरमेंट को उसको पूरा करवाएगा, ठीक ना। ओके, दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिव राइजेस टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब भी आपको सेल को बॉडी को जरूरत होगा ना एनर्जी का, तो ये क्या होगा, एटीपी बच्चे आपका एटीपी क्या होगा, फिक्स अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, and which derive the endothermic reaction through the take place in the cell। आपको एनर्जी मिल जाएगा वहीं पे। ओके, अब देखो मान लो हम लोगों तो ये हम एक्वेटिक एनिमल का बात कर लिए कि हम लोग एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लेकिन सोचो वैसे एनिमल जो प्लांट के मतलब पानी के अंदर रह रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल, ठीक ना। तो द ब्रीथिंग रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर। देखो मछली सब कितना तेजी से सांस लेते रहता है, पानी से निकाल कर देखो उसको कितना जल्दी जल्दी सांस लेगा। जितने भी एक्वेटिक एनिमल है ना, सब फास्ट सांस लेते हैं, एकदम बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करेंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एनर्जी ऑक्सीजन नहीं ना मिल रहा है, उनको ऑक्सीजन जो डिजोल्व है, जो वाटर के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन डिजोल्व है, उससे उनको एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, तो उनको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो क्या है, दिस रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द सीन इन ए टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो लैंड एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, उनसे इनका क्या है, उनसे ये जल्दी जल्दी सांस लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इनका जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व होता है वाटर में, इसीलिए एटमॉस्फेयर में भी वहां पे कम है, वहां पे उनको डिजोल्व है, उसे लेना है। जैसे आप फिश से सबको देख सकते हो, देखो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कुछ कुछ है। अब देखो फिश है, फिश में क्या होता है, किसके थ्रू, हम लोगों में लंग्स होता है, फिश में क्या होता है, फिश में गिल्स होते हैं, ठीक ना। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको जरूरत ही नहीं है लंग्स ये सब का, जैसे अर्थवर्म हो गया, चाहे अमीबा हो गया, डायरेक्ट अंदर चला जाता है इन लोगों का, समझे ना। कोई जरूरत नहीं है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम का जरूरत पड़ता है, ठीक। और देखो जैसे यहाँ पे देख रहे हो अर्थवर्म, ठीक है, फार्मर प्लांट, इसको देखो ऑक्सीजन डायरेक्ट डिजोल्व हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन ये फ्रॉग, फ्रॉग बहुत तेज है भाई, ठीक ना। फ्रॉग को इसीलिए क्या बोलते हैं कि फ्रॉग जो है ना अपने स्किन से भी सांस लेता है और लंग से भी। जब वो सरफेस पे रहेगा तो लंग से लेगा, और जैसे ही वो अपने पानी के अंदर रहता है ना तो अपने मॉइस्ट स्किन से लेता है। और वो इतना तेज होता है ना, ठीक है, कि क्या करेगा कि जब मतलब छोटा होता है वो, तो किस चीज से सांस लेगा, जब छोटा होगा वो, तो जब फ्रॉग छोटा होता है तो वो उसमें गिल्स होते हैं, ठीक ना, जब वो टेडपोल के रूप में होता है। लेकिन सोचो कि इसका कितना लकी है, इसका तीन बार चेंज हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जमीन के लिए लैंड पे लंग्स है इसका, अंदर वो अपने स्किन से ले रहा है, और जब बच्चा होता है तो गिल्स होता है। तो सबसे ज्यादा मजे तो इसके हैं, ठीक ना, वैसे ही थोड़े खुश है। अब देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हम लोग पूरा बॉडी पार्ट्स को समझने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक ना। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और सारा डाउट क्लियर कर लेंगे, समझे। तो देखो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है मेरे बच्चे कि जो नोज है, हम लोग सांस लेते किससे, नोज से लेते हो, नोज से ही लेते हो ना, कंफर्म हो ना, ठीक है। तो ये जो नोज है, नोज से हम लोग सांस लेंगे, देखो अंदर गया, इनहेल हुआ, ठीक है। और इनहेल करने के बाद, ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद क्या, बाद में ये आपका ये विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया कहते हैं, पहले नाक से सांस लोगे, सांस लेने के बाद यहाँ पे होता है विंड पाइप, ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। नोज से देखो, नोज से जल्दी से खींचो, सांस खींचो, और उसके बाद ये विंड पाइप ट्रैकिया से अंदर जाएगा, ठीक ना। और ये ट्रैकिया फिर बाद में यहाँ पे देखो ब्रोंकाई, ठीक ना, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड मतलब एक राइट लंग्स में जाएगा, एक लेफ्ट लंग्स में जाएगा, ठीक है, दोनों साइड में जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है,
तो ये पूरा प्रोसेस है। इसको हम लोग नोज से क्या क्या होता है, कितना होता है, सारे चीजों को समझेंगे, ठीक ना, पूरा एकदम क्लियर करेंगे इसमें कि क्या क्या डाउट है। अब देखो पूरा एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे कि नोज से होता क्या क्या है। तो द रेस्पिरेटरी रूट ऑफ द एयर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ द ह्यूमन आर, क्या क्या इन्वॉल्व होगा। पहला होगा नॉस्ट्रिल, बोलोगे सर नॉस्ट्रिल, ये जो नाक के अंदर जो तुम्हारा हॉल है उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल बोलेंगे, ठीक ना। उंगली मत डालना अपने नाक में, तुम लोग डाल लेते हो पढ़ते समय। देखो नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल क्या है, दिस रेस्पिरेटरी रूट इज द एयर इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ द ह्यूमन इज नॉस्ट्रिल। ये दोनों इससे नॉस्ट्रिल से जाएगा, जैसे देखो तुम्हारा नाक यहाँ पे बना है, ठीक ना, देख सकते हो आप लोग, आप ही लोग का नाक है। तो यहाँ क्या है, ये नॉस्ट्रिल है। और नॉस्ट्रिल क्या करेगा, नॉस्ट्रिल क्या करेगा, सांस लेंगे हम लोग इससे। उसके बाद फेरिंग्स में जाता है, बोलोगे सर फेरिंग्स किसको बोलते हैं, दिखा दे रहे हैं फेरिंग्स किसको बोलते हैं। उसके बाद लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वियोली, इस पाथ को पूरा ये कवर करता है। उसके बाद आपका रेस्पिरेशन ह्यूमन में कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखो होता क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉस्ट्रिल से, नोज, ठीक ना। तो नोज अपना अपना नाक को टच करो, देखो यहाँ पे नोज आप लोगों का, यहाँ पे नोज है। अब इससे क्या होगा, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज वियर ए टू नॉस्ट्रिल, जो नाक है जो एक्सटर्नल पार्ट है उसमें दो नॉस्ट्रिल है मेरे बच्चे, कितने हैं, दो है, देखो काउंट करो, एक दो, एक दो, है ना। अब ये क्या करता है, डिस सेपरेट द कार्टिलेज, कार्टिलेजियस सेप्टम। यहाँ पे देखो नाक ऐसे ऐसे जो हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, बीच में यहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेज का बना हुआ है, इसीलिए बोन नहीं है, कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है। तो ये कार्टिलेज की वजह से ये दोनों को अलग करता है, दोनों अलग अलग दरवाजे हैं, ठीक ना। एंड दिस हेयर प्रेजेंट इन ए नॉस्ट्रिल। अभी बच्चे हो गए आप लोगों के नोज में नहीं दिख रहे होंगे उतने, दादाजी का जाना और चेक करना कि दादाजी का ना हेयर है कि नहीं, पिटाना मत, ठीक है। तो दिस हेयर प्रेजेंट इन ए नॉस्ट्रिल प्रिवेंट ए लार्ज पार्टिकल फ्रॉम द एंटरिंग द सिस्टम। ये क्या करता है, रोकता है कि कोई डस्ट पार्टिकल ये सब ना हो जाए। जो हेयर रहेगा ना, सोचो यहाँ पे नोज है, इसके अंदर देख लो हेयर है, हेयर क्या करेगा, जैसे ही सांस लोगे तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल तो वो उसको रोक देगा, झाड़ू जैसा काम करेगा, समझ रहे हो नहीं। एंड दिस द टू नॉस्ट्रिल ओपन इनटू द पेयर ऑफ ए नेजल चैम्बर। यहाँ पे देख सकते हो अंदर का नेजल चैम्बर कैसा होता है, ठीक है, सांस लिए अंदर यहां से घुसा, समझ रहे हो, जा रहा है, देख लो। और यहाँ पे देख लो हेयर है, देख लो, और ये क्या करेगा, उसको रोकेगा कि कोई भी डस्ट पार्टिकल जम से सब ना चला जाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ नेजल चैम्बर, ये जो नाक के अंदर, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है भाई, देखो इसको तुम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे। दिस इनर लाइनिंग ऑफ द नेजल चैम्बर परफॉर्म द थ्री फंक्शन, तीन फंक्शन है इनका, क्या क्या, इट वार्म्स द एयर एज द पासेज ओवर, ये उसको गर्म करते हैं। ठंडे के दिन में नहीं देखते हो, सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो ये क्या करेंगे, इट वार्म द एयर, वार्म करते हैं एयर को एज पास ओवर। एंड इट एडेड ए मॉइस्चर टू द एयर, ऑल्सो मॉइस्चर, मॉइस्चर भी ऐड करेंगे। और क्या बोला है कि इट म्यूकस सीक्रेट इंट्रैप्स द हार्मफुल पार्टिकल, मतलब म्यूकस, म्यूकस जानते हो ना कि बोलना पड़ेगा, जिसको बचपन में खाते थे, मतलब समझ रहे हो, जो नाक से चूता है, ठीक है, वो क्या करेगा बच्चे, वो क्या करेगा, वो डस्ट पार्टिकल को जाने से रोकेगा, बहुत हार्मफुल पार्टिकल को रोकेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है वो, ठीक ना। तो आप लोग देखो कि म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस सिक्रेशन इंटरप्ट द हार्मफुल पार्टिकल, वो हार्मफुल पार्टिकल को मेरे बच्चे रोकते हैं जाने से। तो ये नोस्ट्रिल का इतना ही काम था। अब कितना पढ़ने का मन है आप लोगों को, ठीक ना, इतना ही जानो नाक के बारे में। ओके आगे चलते हैं, ठीक ना, ये नोस्ट्रिल देख लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे, फेरिंग्स बोल रहे थे ना, फेरिंग्स, फेरिंग्स नहीं दिखा रहे हैं, फेरिंग्स देख लो। फेरिंग्स पहले बोलते किसको, इसको देखो, यहाँ पे गला के पास हमारा फेरिंग्स होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, फेरिंग्स, यहाँ पे देखो आप, ये फेरिंग्स का पोस्टर है, ठीक ना। यहाँ पे नीचे उसका लैरिंग्स है, यहाँ पे क्या है, पूरा फेरिंग्स है। यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ से नोज से एयर सांस लिए, ठीक ना, यहाँ पे फेरिंग्स, इसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स का क्या काम होता है, कोई इसका इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है, ध्यान से सुन लो बस, यहाँ से एयर पास होती है, ठीक है, तो इसके लिए मत सोचो क्या होता है ये। अब देखो इसका क्या काम है, pharynx, the nasal chamber open into the back into the wide cavity. This pharynx situated at the back of the mouth. It is a common passage of air and water. मुंह खोलो और देखो एक गला में लटका हुआ दिखेगा, तो वहां जो स्पेस होता है ना मेरे बच्चे,
जो कैविटी होता है वहां पे जगह खाली होता है उसी को बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या करता है, वो कॉमन पासेज है, समझे, कॉमन पासेज जहां से मुंह माउथ से खाना भी खा रहे हैं और एयर भी ले रहे हैं, तो एक जगह पे जाके वहां पे मीट करता है, वहां पे दोनों मतलब सेम पासेज हो जाते हैं वहां पे, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। देखो ना, यहाँ से लिए सांस लिए, यहाँ पे फेरिंग्स, इधर से माउथ से खाना खाए तो वो भी फेरिंग्स, तो दोनों यहाँ पे मीट कर रहा है कि नहीं, इसी को तो बोल रहे हैं फेरिंग्स। समझ रहे हो, समझ रहे हो, देखो, तो यहाँ से देखो माउथ से खाना खाए और यहाँ से सांस लिए, दोनों यहाँ पे मिल रहा है ना, तो ये कॉमन पासेज होता है, इसका कोई मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है उसमें, ठीक ना, ऐसे ही बस समझो कि ये पासेज है भाई, रास्ता में मिलेगा तो नाम लोगे ना, ठीक है। अब देखो लैरिंग्स, जिसको कहते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है, जिसकी वजह से बोल पा रहे हैं हम लोग, समझ ना, तो लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स, छूट गया बॉक्स। These boxes is a hollow cartilage structure located in a start of a windpipe. You can feel your finger in the front of a part of a neck. बोलो, जब बोलोगे तो यहाँ पे देखो वाइब्रेट कर रहा है ना, जब आप बोलोगे तो गला वाइब्रेट करता है, तो इसी को बोलते हैं लैरिंग्स। और लैरिंग्स क्या होता है मेरे बच्चे, वॉइस बॉक्स होता है, क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। यहाँ पे देख लो लैरिंग्स से, ठीक ना। अब लैरिंग्स से क्या होता है, यहाँ पे देख लो लैरिंग्स से, लैरिंग्स का यहां से एयर आपका क्या होगा, पास होगा, ठीक ना, ओके। अब हम लोग देखते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया किसको बोलते हैं भाई, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। ये देखो पाइप जो है ना, जो एयर को लेकर जाएगा गला से यहां से, यही क्या है, विंड पाइप है। ये भी क्या है, विंड पाइप है। बोलोगे सर ये रिंग जैसा दिख रहा है, हाँ रिंग जैसा ही रहता है वो, क्योंकि वो कार्टिलेज से बना रहता है, क्योंकि कोलैप्स ना कर जाए। जब मान लो कि एयर उसमें नहीं रहेगा मेरे बच्चे, तो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा ना, तो उसी लिए वो क्या होता है, कार्टिलेज से बनाता है, रिंग टाइप का रहता है, जो मतलब चिपक ना जाए आपस में, समझ रहे हो ना, कोलैप्स ना कर जाए। तो क्या बोल रहा है, ट्रैकिया इज अ ट्यूब, ट्रैकिया इज अ ट्यूब विच इज कॉमनली नॉन एज विंड पाइप। क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ट्रैकिया इसी को बोलते हैं हम लोग, ट्रैकिया एक ट्यूब है जिसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया एक ट्यूब है जिसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। एकदम क्लियर समझा करो, ध्यान से समझो, कुछ है ये सब में, कुछ नहीं है। आप देखो तो ये तो क्या है, ट्रैकिया जिसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया क्या है, एक विंड पाइप बोलते हैं, ट्यूब जैसा है। दिस एयर इज पास फ्रॉम ए फेरिंग्स एंड गोज टू ए ट्रैकिया। सांस लिए, इनहेल किए, नॉस्ट्रिल से गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से आया लैरिंग्स में या वॉइस बॉक्स, यहाँ के बाद ट्रैकिया हमारा ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। और ट्रैकिया क्या करेगा, इट इज एयर पास फ्रॉम द फेरिंग्स गो टू द ट्रैकिया एंड इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज। बोले ना कि ये कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, बोलो कार्टिलेज, बोले ना ये है कार्टिलेज का, ये है कार्टिलेज का। तो ये क्या करेगा, ट्रैक द ओपन अलाउइंग द पास ऑफ द एयर टू द लंग्स। ये क्या करेगा, अलाउ करेगा कि एयर लंग्स तक पास हो जाए ट्रैकिया से, ठीक ना, ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, दिस ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इज इन इट बिकॉज इन द सपोर्टिंग रिंग ऑफ द सॉफ्ट बोन ऑफ द कॉल्ड कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज से रिंग जैसा बना है ना, उसी की वजह से ये कोलैप्स नहीं करता है, इसलिए ऐसा बना ही हुआ है। सोचो भगवान कितना कितना फुर्सत से बनाया हम लोगों को, ठीक ना, गाना सुने ना, तो सबको भगवान ने फुर्सत से बनाया है। तो ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन इट इज देयर इज ए नो एयर इन इट बिकॉज इट हैज सपोर्टिव रिंग ऑफ द सॉफ्ट बोन कॉल्ड कार्टिलेज। से जो रिंग जैसा बना है उसी की वजह से कोलैप्स नहीं करता है, ठीक है, ओके। तो इसका काम है। अब इसका क्या काम है, लंग्स में देख लो दो टाइप के, दोनों तरफ इसको भेज देगा एयर को, राइट में लेफ्ट में, देख रहे हो ना, दोनों तरफ लंग्स है ना, ठीक है। तो उसके तरफ क्या करेगा, भेज देगा। और तुम्हारा दिल किधर है, हार्ट जो है किधर है, जिसके लिए बेचैन रहते हो, लेफ्ट साइड है लंग्स के कि राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, समझे। अब देखो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या होता है, जब हमारा यहाँ से ट्रैकिया आया, ठीक है, ट्रैकिया दो पार्ट में यहाँ से ऐसे बटेगा भाई, एयर इधर इधर जाएगा, एक इधर पास होगा, एक इधर पास होगा, समझे। फिर से समझो मेरे बच्चे कि जब सांस लिए हम लोग तो ट्रैकिया से आया, और ट्रैकिया बनाया कार्टिलेज से, क्यों बनाया कि कोलैप्स ना कर जाए। अब क्या होगा, इधर आएगा, इधर आएगा। अब जब दोनों साइड आएगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। द ट्रैकिया रन डाउन टू द नेक, नेक से नीचे आएगा और डिवाइडेड इनटू टू स्मॉल ट्यूब। ये दो स्मॉल ट्यूब में ऐसे आया, ऐसे बट गया, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, तो ये क्या है, ब्रोंकाई है। आफ्टर एंटरिंग द थोरेसिक कैविटी एंड दिस द टू ब्रोंकाई आर द कनेक्टेड टू द टू लंग्स। दोनों ब्रोंकाई दोनों लंग्स से कनेक्टेड रहते हैं एंड इट इज सिंगुलर कॉल्ड है ब्रोंकस। इसको देख लो, राइट ब्रोंकस, सिंगुलर में, ये प्लूरल में उसको ब्रोंकाई बोलते हैं, सिंगुलर में क्या बोलेंगे, ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, समझे ना। तो दोनों पाइप में ये क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ट्रैकिया उधर से एक सिंगल पाइप आएगा समझो,
ठीक है, ट्यूब जैसा आएगा और बाद में वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ब्रोंकाई में बढ़ जाएंगे, एक इधर गया और एक इधर गया, तो इसको राइट ब्रोंकस बोलेंगे, ब्रोंकाई को ही सिंगुलर में, उसको लेफ्ट ब्रोंकस। अब उसके बाद क्या होगा सर, ये यहां तक तो हो गया, तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक ना। अब देखो आगे हमारा आता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है भाई, यहां तक समझे कि विंड पाइप से आया, ब्रोंकाई में बट गया, ठीक ना। ब्रोंकाई भाई यहां से ये सब देख रहे हो ना, रूट जैसा पेड़ का, ये क्या है, ये है ब्रोंक्यूल्स। क्या है, ब्रोंक्यूल्स। ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स। फिर से समझो कि जब हमारा एयर आता है विंड पाइप से, ट्रैकिया से, तो इधर ब्रोंकाई में बटेगा, उसके बाद मेरे बच्चे इधर जाएगा ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में ना। ब्रोंक्यूल्स में ऐसे आ रहा है, रूट जैसे, कैसे प्लांट का रूट फैला रहता है वैसे आएगा, और उसके बाद ब्रोंकाई क्या है, ईच ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू द लंग्स इन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब। छोटा छोटा ट्यूब और बना देगा, दिख नहीं रहे हो कि यहाँ पे ब्रोंकाई आया, डिवाइड हुआ, ब्रोंक्यूल्स में बट गया, छोटा छोटा ट्यूब और बना दिया जिससे एयर अंदर जाए। इज द ब्रोंक्यूल्स फाइनली टर्मिनेट इनटू द मैनी एयर सेक एट ए एंड। और बाद में देखो अंगूर का गुच्छा देखो ना, देखो ना, वैसे ही भाई एल्व्यूली यहाँ पे रहता है, एल्व्यूली लास्ट में, देखो लास्ट में ये क्या करेगा, एल्व्यूली से वो एल्व्यूली के पास उसको ले जाएगा। ये देख लो गुच्छा आकर कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एल्व्यूली जिसको कहते हैं, ये देख लो अंगूर का गुच्छा जैसा लग रहा है कि नहीं, लग रहा है ना, ठीक है। तो देखो विनोद, ये जो है क्या हुआ, एयर से आया, ट्रैकिया से आया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से आया ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद आया एल्व्यूली में, और एल्व्यूली में ही तो गैस का एक्सचेंज होता है, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा, कहाँ पे, एल्व्यूली में। ओके, अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, एल्व्यूली क्या है सर, देख लो एल्व्यूली क्या है, सारा कुछ आज सीख के जाना है, चलेगा तो फिर बहुत मारेंगे। देखो एल्व्यूली, एल्व्यूली किसको बोलते हैं, ठीक है ना, जाना नहीं है किसी को भी, कोई जगह है तो समझ लेना फिर, ठीक है। देखो एल्व्यूली किसको बोलते हैं, दिस इज अ पाउच लाइक एयर सैक एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड एल्व्यूली। पाउच जैसा स्ट्रक्चर देखो ना, यहाँ पे है ना, यहाँ देखो, यहाँ पे आया हम लोग सांस लिए, लास्ट में यहाँ पे देखो एल्व्यूली है, ये देखो एल्व्यूली रियल में ऐसा मतलब दिखेगा, समझे कि नहीं। अब इसका क्या काम है, ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज लार्ज नंबर ऑफ एल्व्यूली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस। और बहुत ज्यादा एल्व्यूली प्रेजेंट होते हैं लंग्स में, ठीक ना, और इसी में तो गैस का एक्सचेंज होगा। एल्व्यूली कोई पूछे क्या करता है, गैस का एक्सचेंज भाई लंग्स में कहाँ होता है, एल्व्यूली में होता है, तुरंत बता देना। एंड द वॉल ऑफ द एल्व्यूली आर द वेरी थिन, जो इसके वाल होते हैं ना बहुत ज्यादा पतले होते हैं, थिन होते हैं। देखो इसके अंदर आ रहा है ऑक्सीजन, इधर से ऑक्सीजन इसके अंदर आकर डब्बा डब्बा जैसा है ना, भर जाएगा पूरा, और भरने के बाद ऊपर से चारों तरफ से इसके नर्व्स होते हैं। देखो द वॉल ऑफ द एल्व्यूली इज वेरी थिन, इसके जो वाल होते हैं बहुत पतले होते हैं, दे आर द सराउंडेड बाय ए वेरी थिन ब्लड कैपिलरी। चारों तरफ से देखो ना एल्व्यूली के यहाँ पे सेक है, पतला पतला एकदम पतला पतला इसका वाल रहेगा, और चारों तरफ से इसका एकदम घेरे रहेंगे ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा, डायरेक्ट ये ऑक्सीजन उसमें जाके मिल जाएगा, ठीक ना, डिफ्यूज हो जाएगा। एल्व्यूली में क्या होगा, एल्व्यूली में देखो इधर से एयर आया और डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी में इसके वाल इतने पतले होते हैं ना कि जाकर ऑक्सीजन ये सब में डिसॉल्व हो जाएगा। द वॉल ऑफ द एल्व्यूली आर वेरी थिन एंड दे आर द सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरी एंड इट इज एल्व्यूली दैट ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड। तो यही जो वाल है ना, देखो चारों तरफ से रहता है, एक ब्लू कलर का दिख रहा है, एक रेड कलर का दिख रहा है। तो ये जो रेड कलर वाले होते हैं इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर से आएगा, और अंदर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो भी तो इधर से बाहर निकलेगा ना भाई, तो वो भी क्या होगा। देखो ये ब्लू कलर वाला जो है, ये ब्लू कलर वाले में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये एल्व्यूली के अंदर आकर डिफ्यूज कर जाएगा, डायरेक्ट अंदर अंदर चला जाएगा। इतने पतले वाल होते हैं ना कि आराम से डिफ्यूज हो जाता है वो। लेकिन मेरे बच्चे जो रेड वाला है वो क्या होगा, वो तो बाहर से ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, और जो ऑक्सीजन लेकर आ रहा है ना वो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन लेकर आ रहा है वो इसके अंदर ब्लड में जाकर मिल जाएगा। देख रहे हो रेड रेड है ना, ये ब्लड में जाकर मिल जाएगा और ब्लड से हार्ट के पास जाएगा, हार्ट उसको पूरे बॉडी में भेज देगा। यही तो था। तो कितना सिंपल है कि नोज से सांस लिए, ठीक है, नोस्ट्रिल दो ठे है,
उसमें सांस लिए, एयर उसको प्रिवेंट करता है जर्म्स को, म्यूकस रोकता है बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस को। उसके बाद फेरिंग्स से लैरिंग्स में आया, वॉइस बॉक्स जिसको कहते हैं। उसके बाद ट्रेकिया में आया जिसको विंड पाइप बोलते हैं। उसके बाद दोनों लंग्स में जो बटा उसको ब्रोंकाई बोलेंगे, जो अलग ट्यूब जैसा बटेगा। अब ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स आते हैं जो और ट्यूब में उसको बांटते हैं। उसके बाद लास्ट में एक सेक जैसा स्ट्रक्चर आता है, अंगूर का गुच्छा जैसा, जिसको बोलते हैं एयर सेक, जिसको बोलेंगे एल्वियोली बोलेंगे। अब एल्वियोली में ही हमारा गैस का एक्सचेंज होता है। कितना सिंपल है ये। इट इज द एल्वियोली दैट ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड। द मिलियंस ऑफ एल्वियोली, हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोली मेरे बच्चे प्रेजेंट होता है। एंड द ह्यूमन एल्वियोलर सेक व्हेन द सेपरेटेड कैन कवर द एरिया ऑफ द 80 स्क्वायर मीटर। अगर पूरा इसको फैला दो ना एल्वियोली को, तो 80 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल जाएंगे। तो समझ गए इसको। चलो इसको फिर से ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मतलब चैप्टर नहीं, ये टॉपिक ह्यूमन वाला कंप्लीट होता है। लेकिन इसको हम शुरू से देखो, इसको समझाते हैं तुम लोगों को। जो हम फिगर लिए थे उसमें, ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में जो लिए थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा एकदम समझ आएगा आप कि नोज से यहाँ सांस लिए, ठीक है, यहाँ पे फेरिंग्स होता है, फिर नीचे लैरिंग्स रहेगा, ट्रैकिया आएगा, ट्रैकिया से इसमें बटेगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से भाई एयर से एल्वियोली, और वहां पे गैस का एक्सचेंज होगा। कोई भी पूछेगा गैस का एक्सचेंज कहाँ होगा, तो एल्वियोली के अंदर होगा, ठीक ना। तो ये सब समझना है हम लोगों को, ठीक ना। कितना सिंपल है। ओके, अब देखते हैं आगे। आगे क्या है विनोद, आगे क्या है देखो। अब देखो सब्सक्राइब कर देना, बिना किए नहीं जाना है ना। हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। देखो अब आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। क्या है, हमने बोला ना कि ब्रीथिंग किसको बोलते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। सांस लेना और सांस छोड़ना के क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग बोलेंगे। तो देखो ड्यूरिंग द इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी इज एक्सपैंड, सांस लो, थोरेसिक कैविटी चौड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो ना, बढ़ेगा, सांस लो बढ़ेगा, सांस छोड़ो ये डाउन हो जाता है। तो क्या बोल रहा है कि थोरेसिक कैविटी इनहेल करते हैं तो क्या थोरेसिक कैविटी बढ़ेगा, और एक्सहेल करता है तो थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो सांस छोड़े डाउन हो गया, ओके। रिब लिफ्ट, सांस लो, जो हमारे रिब है ना बार बार इधर, वो क्या होगा, उठेगा रिब, ठीक है, ऐसे। और इसमें रिब क्या होगा, मूव डाउन। जब सांस छोड़ोगे रिब मूव डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है। डायफ्राम, अच्छा पता है इसको कौन उठाने में हेल्प करता है, यहाँ पे बॉडी में क्या होता है, चेस्ट में डायफ्राम होता है, ठीक ना। यहाँ पे देख लो डायफ्राम, डायफ्राम कहेगा बिकम ए फ्लैट, फ्लैट हो जाएगा, एरिया बढ़ाता है, डाउनवर्ड जाता है डायफ्राम। जब सांस लोगे तो डायफ्राम डाउनवर्ड जाएगा, ठीक ना, एरिया बढ़ाता है मेरे बच्चे। देखो एंड डायफ्राम बिकम है डोम शेप, मतलब जब आप सांस छोड़ोगे ना तो डायफ्राम ऐसे उठेगा, ओके। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, सांस लोगे तो भाई वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, वॉल्यूम का अंदर का स्पेस बढ़ेगा तब ना सांस लोगे, तो वॉल्यूम बढ़ेगा सांस लोगे, तो सांस छोड़ोगे तो वॉल्यूम कम होगा। देखो क्या क्या होता है, देखो हमारे लंग्स में, इसको समझो मेरे बच्चे। जब सांस लोगे ना, किसी को मत बताना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ पे इनहेल किए तो देखो डायफ्राम नीचे आ रहा है, देखो एरो साइन दिखा रहा है, ये क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ा है ना, एक्सपेंड हुआ, रिब ऊपर जाएगा। और जब सांस छोड़े तो ये एरिया कम होगा, डायफ्राम ऊपर जाएगा और रिब नीचे आएगा। कितना इजी है ये सब चीज समझना, समझ रहे हो ना। चलो देखो समझ जाओगे सब। अब देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, माय गॉड, एक सेकेंड बच्चे। हाँ, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड एंड टिश्यू। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली ब्लड एंड टिश्यू। क्या होता है, एयर, देखो एयर रीच ऑक्सीजन रीच टू द ब्लड विच इज कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन। अच्छा पता है हम लोग का ब्लड रेड क्यों होता है, क्यों होता है जल्दी बताओ। हीमोग्लोबिन की वजह से हम लोग का ब्लड रेड होता है, उसी की वजह से हमारा ब्लड रेड होगा। लेकिन उसका बस ये काम नहीं है कि ब्लड को रेड करे, समझ रहे हो, इसका एक और काम है कि ऑक्सीजन को लेकर ये सब जगह जाएगा हार्ट तक, ठीक ना। तो एयर रीच ऑक्सीजन रीच टू द ब्लड विथ कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। जो एल्वियोली के पास जो रेड रेड ब्लड हम लोग का होता है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कंबाइन करके ले जाएगा। बिना हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कंबाइन हो ही नहीं सकता है,
होगा नहीं होगा, तो क्या होगा, आरबीसी रेड ब्लड सेल, आरसीबी पढ़ रहे थे अभी हम इसको, ठीक है ना। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल एंड द O2 इज रिलीज इन ए एल्वियोली टिश्यू थ्रू द ब्लड सेल। तो एयर रिच ऑक्सीजन रिच टू द ब्लड सेल विद कंबाइन विथ ऑक्सीजन, कोई भी बोलेगा हीमोग्लोबिन के साथ ही कंबाइन होकर जाता है, बस उसका काम नहीं है रेड करना ब्लड को, बस ये भी काम है कि ऑक्सीजन को कंबाइन करके ले जाए पूरे बॉडी में, ठीक ना। एंड CO2 इज रिलीज इन ए ब्लड एंड द डिसॉल्व इनटू द इट कैरी आउट बाय द ब्लड वेसल, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एल्वियोलर सेक आउट ऑफ द नॉस्ट्रिल। जैसे सांस ले रहे हो वैसे ही ना सांस छोड़ोगे, तो उसी रास्ते से वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वहां प्रोड्यूस होता है ना रेस्पिरेशन में, तो वैसे ही फिर वो रिलीज होता है, समझ रहे हो ना। अच्छा बताओ टेरेस्ट्रियल एनिमल, हम बोले थे टेरेस्ट्रियल एनिमल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करते हैं, हम लोग कहां से सांस ले रहे हो, हम लोग टेरेस्ट्रियल हो ना, लैंड एनिमल हो ना, कहां सांस ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द रेस्पिरेशन, वाटर के अंदर जो डिजोल्व होता है ना ऑक्सीजन उससे लेते हैं। अच्छा एक चीज नोटिस करना, देखते हो घर में एक्वेरियम है हमेशा बुलबुला, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से लगा रहता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें डिजोल्व होते रहता है, नहीं तो मर जाएगा वो, समझे ना, ठीक है। हम एक बार गए थे रांची, ठीक है, तो हम वहां पे देखे कि जो भी मछली बेचने वाले लोग हैं वो बड़ा सा कंटेनर है, उसमें हमेशा डंडा से ऐसे ऐसे पानी को हिला रहे हैं और उसमें मछली जिंदा है, अगर वो नहीं होगा ना उसमें ऑक्सीजन ऐसे डिजोल्व करते हैं। पॉन्ड ये सब क्या है, इकोसिस्टम है, वो अपना अलग चीज है। लेकिन अगर तुम मान लो ट्यूब में रख रहे हो, अरे किसी में डब्बा में मान लो मछली को बेचने के लिए रख रहे हो, तो उसमें हमेशा एयर डिजोल्व होना जरूरी है, नहीं तो वो मर जाएगा, ठीक ना। तो हमेशा एयर डिजोल्व होते रहता है, ओके। अब देखो पूछेगा रांची क्यों गया था सर, रांची एग्जाम देने गए थे बाबू, एग्जाम निकला सर, हाँ बाबू निकल गया था। देखो रेस्पिरेशन इन ए प्लांट, अब देखते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। द एनर्जी प्रोड्यूस इन द प्लांट्स बाय द रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज इन ए ग्रोथ एंड द लाइफ ऑफ द फंक्शन। जैसे हम लोग को रेस्पिरेशन जरूरत है एनर्जी के लिए, वैसे प्लांट को भी चाहिए। और ध्यान से समझो, बहुत सारे बच्चों को बोले ना कि हम देखते हैं कि कंफ्यूज रहता है कि सर रेस्पिरेशन के लिए प्लांट कौन सा गैस लेगा, ऑक्सीजन ही लेगा। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है कि लोकेशन ऑफ रेस्पिरेशन, अच्छा रेस्पिरेशन सर वो कैसे करेगा, उसके पास भी नाक और लंग्स है क्या, नहीं, उसके पास क्या है, लोकेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, क्या है उसके पास, द लिप्स, लिप्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा। स्टोमाटा जानते हो ना, वही, ठीक ना, स्टोमाटा जिसके बारे में पढ़ते हैं, स्टोमाटा क्या होता है, मान लो ये लिप्स है, अब इसके ऊपर छोटे 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 डॉट रहेंगे, मतलब पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा, तो स्टोमाटा के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा, समझे। और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी रिलीज करता है भाई, लेकिन वो यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में, समझ रहे हो। तो दिस द रूट के भी थ्रू लेता है, द रेस्पिरेशन ऑकर बाय द डिफ्यूजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द सोइल पार्टिकल टू द रूट। जो रूट देखो लिप से भी वो करेगा, रूट में क्या होगा, रूट में क्या होगा, जो सोइल पार्टिकल के अंदर उसको भी अच्छे, बहुत अच्छा एग्जांपल तुमको बता रहे हैं। आज जाना जो भी मम्मी गमला में रखी होंगी पानी सब, मतलब पेड़ लगाए होंगे उसमें पानी भर देना 10 दिन तक, ये देखोगे येलो हो जाएगा, एक दिन मर जाएगा वो पूरा पानी भरने की वजह से। होगा क्या, वो ऑक्सीजन नहीं पाएगा, तो इसीलिए क्या होगा, उसको रूट से भी वो लेता है, समझे। तो इसीलिए ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग देखो कि पानी पटा रहे पूरा पानी भर भर कर रखते हैं, पूरा नहीं, उसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही दीजिए, एयर उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड स्टीम से भी लेता है, और स्टीम में पता है किसके थ्रू रहता है, सर बोलोगे कि सर लिप्स में तो स्टोमाटा के थ्रू ले लिया, रूट में आपका डिसॉल्व हो गया वो सोइल पार्टिकल थ्रू का, स्टीम में किसके थ्रू होगा, लेंटिकल्स, ध्यान देना, लेंटिकल्स स्टोमाटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं वैसे ही लेता है, ठीक ना। अब देखो प्लांट में कैसे होगा, प्लांट में देखो ग्लूकोज है, समझ रहे हो ना, खाना बनाने के बाद स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है ना प्लांट, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन इसके साथ मिला, ये भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ही प्रोड्यूस करता है, वाटर को और एनर्जी को, समझे। चलो समझ गए, हम जान रहे हैं। इसको देखो मेरे बच्चे, देखो बहुत क्यूट हो आप लोग। यहाँ पे देखो ये फोटोसिंथेसिस के लिए इसका यूज कर रहा है, यहाँ पे देखो रेस्पिरेशन के लिए। जब रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये देखो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिला, रेस्पिरेशन हो रहा है, CO2 H2 और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे हम लोग में होता है वैसे ही प्लांट में भी होगा, लेकिन प्लांट में लिप्स में स्टोमाटा के थ्रू लेगा, रूट में रूट हेयर सब के थ्रू लेगा, और ये जो है स्टीम है उसमें लेंटिकल्स के थ्रू लेगा, ठीक ना। चलो अब हम लोग देखते हैं, देखो ये भी फिगर देखो ना भाई, कार्बन ऑक्सीजन ले रहा है, देख रहे हो ना, ऑक्सीजन लेगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन रूट के थ्रू ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका नहीं दिया हुआ, लेंटिकल्स के थ्रू लेगा, ठीक ना। तो ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ए प्लांट, यही तो हम लोगों ने देखा ना, क्या है, इन द प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर्स थ्रू द स्टोमाटा एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन देम। स्टोमाटा के थ्रू लेगा, throughout the plant body ensure the all the cell are in a contact with air, the root, stem and leaves। देखो प्लांट में क्या है ना, उतना ज्यादा उसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना ज्यादा हम लोग इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको कम है, समझे ना, तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो उसमें क्या है मेरे बच्चे, उसमें जो होगा एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज होगा वो कैसे होगा, वो रूट के थ्रू होगा, ठीक है, एयर के, मतलब पूरा बॉडी, मैक्सिमम बॉडी उनका एयर के कांटेक्ट में रहता है, समझे ना, तो उससे क्या होगा, स्टोमाटा के थ्रू से उससे ले लेगा रूट के, रूट हेयर से, और स्टिम में लेंटिकल्स के थ्रू, इन्वॉल्व इन ए गैसियस सेक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ए लीव्स। अब देखो पत्ता में डिटेल में देखते हैं, इन द लीव्स गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन, ऑक्सीजन जाएगा यहां से, क्या करेगा, O2 गया यहाँ पे लिप से बांध लो, ये तो छोटे छोटे पोर से स्टोमाटा के यहाँ पे डायरेक्ट डिजोल्व हो गया, ठीक ना। और ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द फोटोसिंथेसिस ऑकर्स, पता ना दिन में फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि सनलाइट होता है दिन में ही ना, रात को फोटोसिंथेसिस होता है, नहीं ना होता है, नहीं होता है सर। चलो अब देखो, एक सेकेंड, तो ये क्या होगा, दिन में नहीं होगा, तो इस समय क्या होगा, ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग द daytime photosynthesis occurs and the photosynthesis occurs, carbon dioxide is rapidly used up with the oxygen and released in the major event, thus the net gases of exchange in the leaves during the daytime and the zero O2 diffuse and the CO2 diffuse out। दिन में देखो क्या होता है कि दिन में हमारा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, इन ए डे टाइम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स, कार्बन डाइऑक्साइड रैपिडली यूज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उस समय भी रेस्पिरेशन करता है प्लांट, समझे ना, तो उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा ना रेस्पिरेशन टाइप, उसको फोटोसिंथेसिस में रैपिडली यूज कर लेगा, और फिर हम लोग वाला भी यूज कर लेता है, एंड ऑक्सीजन रिलीज इन ए मेजर इवेंट। अब ज्यादा उस समय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है तो ज्यादा उस समय ऑक्सीजन को रिलीज करता है। दस द नेट गैस एक्सचेंज ऑफ द लीफ ड्यूरिंग द डे, O2 डिफ्यूज होता है, CO2 डिफ्यूज। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग द नाइट, रात को क्या होता है सर जी, रात को कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस, thus the net gases of exchange in a leaves at a night is O2 is diffused and the CO2 is diffused out। समझ रहे हो, रात को इसीलिए मना किया जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, छोड़ेगा, समझ रहे हो ना, रात को प्लांट नहीं देता है ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है तो कहाँ से देगा, सोचो ना, सोचने वाली बात है बाबू, समझ रहे हो ना। चलो देखो अब देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन रूट्स, रूट्स में कैसे होते हैं सर जी, रूट्स में ऐसे होते हैं, देखो द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द रूट्स ऑफ द प्लांट टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बार बार आ रहा है, डिफ्यूजन क्या है भाई, डिफ्यूजन क्या है, डायरेक्ट एंट्री मार लिया, यही डिफ्यूजन है। ऑक्सीजन क्या है, डायरेक्ट एंट्री मार लिया, रूट में भी गया डायरेक्ट अंदर घुस गया, किसी भी जरूरत ही नहीं है, डिफ्यूज हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में अंदर डायरेक्ट चला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। तो द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द रूट्स टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम ए रूट हेयर। रूट हेयर छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर के अंदर भी होते हैं ना, एयर सोइल के अंदर, उसी के अंदर, इसीलिए बोल रहे हैं गमला में पूरा पानी भर भर के मत रखा करो। एंड द ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द रूट हेयर पास थ्रू द रूट सेल फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट टू द सेल, ठीक ना, रूट हेयर के थ्रू उसे लेगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ए स्टीम, स्टीम में किसके थ्रू लेगा, लेंटिकल्स के थ्रू लेगा। ऑन द अदर हैंड हार्बिवरस प्लांट स्टोमाटा ऑन द स्टीम्स एड इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये देखो फिगर समझो, यहाँ देखो रूट में क्या होता है, रूट है ना, रूट में एयर प्रेजेंट होते हैं, वाटर सोयल, तो एयर उसी से ले लेता है, ठीक ना। यहाँ पे देखो लेंटिकल्स कैसे एकदम अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसमें स्टीम में भी उसके थ्रू अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, बस थोड़ा सा इसको एक बार और समझा दे रहे हैं क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है चैप्टर में। पूरा सीरीज को देखना मेरे बच्चे, सब समझ आएगा, और समझ आने के बाद अगर और नहीं आए तो फिर बताना, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक ना। ऐसे में हमने कोशिश किया है कि सारा आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या हुआ, ग्लूकोज जो है जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, ये देखो सेल होता है मेरा बच्चा, सेल। अब ग्लूकोज क्या होगा, जैसे ही अंदर करेगा 3 पायरुवेट में चेंज हो जाएगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स 3 पायरुवेट में चेंज हो जाएगा, और जहाँ पे ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना हो
वहां पे इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। लैक्टिक एसिड मतलब, लैक्टिक एसिड बोले ना कि जब बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, मसल्स क्रैम्प होगा ना, तब प्रोड्यूस होगा। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये पूरा आप लोग ध्यान से देखोगे, 2-3 बार बैक करके देख लेना, पूरा समझ आ जाएगा, ठीक ना। ओके, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर देना ना, ठीक है। और इसको में कोई भी डाउट इसमें हो तो कमेंट करना प्लीज, ठीक है ना। चलो, ओके बच्चे।